वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। उसाइन बोल्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वरिंग गेट्स यू नोवेयर। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। इफ यू टर्न अप वरिंग अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। अगर आपको इस बात की चिंता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, इसका मतलब यह है कि आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है, आपने उतनी अच्छी हैबिट डेवलप नहीं की है कि आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में चिंता हो रही है। तो बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू ट्रेन हार्ड, टर्न अप, रन योर बेस्ट एंड द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर आप सही मायने में इस कोट को डिकोड करें, देन ऑल ही इज टॉकिंग अबाउट इज हैबिट, हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग, हैबिट ऑफ परफॉर्मिंग। प्रैक्टिस करने से ही आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। ये बात आप मानकर चले, दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक फैक्ट। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं दैट बिकम्स योर सेकंड नेचर, तभी जाकर आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज 25 अगस्त 2021 है। गुड न्यूज़ है कि हमारे यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स के ऊपर फ्लैट 50%, ऊपर से 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। दिस इज अबाउट जन्माष्टमी सेल। ये 31 अगस्त 2021 तक ही वैलिड है और सिर्फ यूपीएससी नहीं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर टोटल 19 कोर्सेज हैं यूपीएससी इंक्लूडेड। तो ये सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर जन्माष्टमी सेल चल रहा है और 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। यू कैन यूज दिस कोड कृष्णा20। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें studyIQ.com या फिर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। आज हमारे टेबल के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहले हम कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर फार्म लोन वेवर और लास्ट में मैनेजिंग द प्लान, जो एक नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैब हाफ डन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। हमारे देश में 2 मई से पहले 1.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज जो है वो दिया गया था। अब ये 1.6 करोड़ लोगों को, इससे ज़्यादा लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ये 1.6 करोड़ लोगों की जिनको फर्स्ट डोज 2 मई 2021 से पहले मिल गया था, लेकिन आज भी उनको जो सेकंड डोज है वो नहीं मिला है। जो मैक्सिमम परमिसिबल गैप है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कोविशील्ड वैक्सीन, तो ये मैक्सिमम गैप होना चाहिए 16 वीक्स का। उससे ज्यादा वक्त हो चुका है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसे लोग सेकंड डोज ले भी लेते हैं तो क्या वैक्सीन जो है वो काम करेगी? अगर वैक्सीन काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो 16 वीक्स की दी गई है और 16 वीक्स से ज़्यादा अगर हो चुका है, तो अगर वैक्सीन काम नहीं करेगी तो ये 1.6 करोड़ लोग जो हैं इनकी जान खतरे में है। इसका मतलब ये भी है कि थर्ड वेव जो है वो और ज़्यादा बूस्ट भी हो सकती है और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे देश के लिए। आज से 7 महीने पहले भारत ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की और बड़ी बड़ी प्रोमिसेस दी गई थी कि इतने समय में हम इतने लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे, लेकिन हमने देखा कि हमारे देश के अलग अलग कोनों से हमें ये खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि कई जगह पर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, कई जगह पर बोर्ड्स लगाए जाते हैं, कई जगह पर लोग जो हैं वो पहचान अगर उनकी हैं और पावरफुल लोग हैं तो उनको वैक्सीनेशन मिल जाती हैं। कई लोगों को आज भी वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, कई जगहों पर आज भी वैक्सीन हेजिस्टेंसी है। तो वैक्सीन हेजिस्टेंसी इज प्योर अबाउट लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आपने प्रॉपरली लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया है। जो अफवाहें चल रही हैं लोग उनको मान रहे हैं और वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करवा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि वैक्सीन, अगर वैक्सीन की खोज नहीं हुई होती तो हम समझ सकते हैं कि लोग जो हैं वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन मिल गई है हमें, वैक्सीन का रोल आउट हो चुका है और अब लोगों को टाइम पर वैक्सीन नहीं मिल रही है। ये प्योर एग्जाम्पल है सिस्टमिक स्ट्रेस का, ये प्योर एग्जाम्पल है पुअर मैनेजमेंट का, कि हमने प्रॉपरली वैक्सीन रोल आउट को मैनेज नहीं किया है। इसके ऑपरेशन में कहीं ना कहीं खामियां हैं। छोटे छोटे देशों की हम बात करते हैं, भूटान जैसा देश जो एक हिमालयन स्टेट है,
तो वो अगर 90% प्लस वैक्सीन रोल आउट कर सकता है तो भारत जैसा बड़ा देश क्यों नहीं कर सकता। अब एक कॉमन एक्सक्यूज जो मैं सुनता हूं वो ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से वैक्सीन का रोल आउट करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उतने ज़्यादा डॉक्टर्स, उतने ज़्यादा मेडिकल स्टाफ भी हमारे पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये क्या सिर्फ पॉपुलेशन का फॉल्ट है? हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है और एक लंबे समय से हम अपने आप को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हुए आए हैं और हमारे देश में ही वैक्सीन की शॉर्टेज। तो ये जो हम कहते हैं और जो करते हैं उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ नॉट ए गुड गैप, दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ में डैमेज होगा दैट विल बी ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट। और एक बार विश्वास जो है वो लोगों का उठ गया, बहुत सारी चीज़ों में लोगों का विश्वास जो है वो सरकार के ऊपर नहीं रहा है। और मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी और कांग्रेस, आप आज़ादी से लेकर आज तक देख लीजिए, जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसने हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और हम देखते हैं, हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है इस चीज़ के बारे में, अलग अलग आर्टिकल्स हमने देखे हैं जिसमें अलग अलग राइटर्स और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये तो शुरुआत है। ऐसे पेंडेमिक जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हर 10 साल में 1-2 पेंडेमिक हमें शायद देखने को मिल सकते हैं। तो इस पेंडेमिक में अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली जो नेक्स्ट पेंडेमिक्स आएंगे तो उसमें आप समझिए कि लोग किस प्रकार का बिहेवियर होगा लोगों का, और फिर सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा और ये सारी चीज़ें होगी। The largest study in Delhi hospital recently demonstrated limited efficacy of a single dose. दिल्ली की एक हॉस्पिटल में एक स्टडी कंडक्ट की गई और इसमें पता चला कि सिंगल डोज की एफिकेसी जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोनों डोजेस को टाइम पर डिलीवर करें। इवन इफ वन अकाउंट्स फॉर वैक्सीन हेजिटेंसी, प्लेन इग्नोरेंस और अ डिलेड सेकंड शॉट बिकॉज ऑफ ए पोस्ट फर्स्ट जैब कोविड इन्फेक्शन, द गैप इज नॉट गुड न्यूज़। More so because over a crore of those waiting are vulnerable senior citizens. करोड़ों लोग ऐसे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको टाइम पर अपना सेकंड डोज जो है वो नहीं मिला है। हर रोज़ हमारे देश में ऑन एन एवरेज 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है। उनको 50 लाख डोजेस जो हैं वो हम डिलीवर करते हैं। ये कई लोगों के लिए फर्स्ट डोज होगा और कई लोगों के लिए सेकंड डोज होगा। लेट्स से कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट डोज, अभी तो अगर आप आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो पता चलेगा कि फर्स्ट डोज ही ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज ही मिल रहा है। तो 15 दिनों में हम 7 करोड़ फर्स्ट डोज दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, लेट्स से 3 महीने के बाद ये 7 करोड़ लोग जो हैं, मीन्स 3 महीने के बाद हर रोज़ आपको 50 लाख लोग ऐसे मिलेंगे जिनको अपना सेकंड डोज लेना है। तो आप सोचिए कि सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी कि एक तरफ आप 50 लाख नए डोज देंगे और दूसरी तरफ आपको 50 लाख सेकंड डोज देने पड़ेंगे। तो टोटल 1 करोड़ डोजेस हमें एवरी सिंगल डे कुछ समय के बाद देने पड़ेंगे। तो क्या ये हमारी कैपेसिटी है? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। दूसरी चीज़, दुनिया के बहुत सारे देशों में अब बूस्टर डोजेस की बात चल रही है और इजराइल जैसे देश ने बूस्टर डोज देने की शुरुआत भी कर दी है। साइरस पूनावाला जो SII के हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको 3rd डोज दिया गया है क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे फेड हो रही है, वेन हो रही है, वेन यानी कि धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो उनको एक बूस्टर डोज जो है वो दिया गया है। और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी अब डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी एक बूस्टर डोज जो है वो दिया जाए। तो एक तरफ आप फर्स्ट डोज देने हैं, दूसरी तरफ सेकंड डोज देने हैं और एक तरफ आपको 3rd बूस्टर डोज भी देना है। तो सिचुएशन हमारे देश की कितनी क्रिटिकल हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कि आज जिनको सेकंड डोज मिल चुका है, फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड डोज मैंने ले लिया है, तो कुछ महीने के बाद शायद मुझे 3rd डोज लेने जाना पड़े, लेकिन उस टाइम पर ऐसा होगा कि लंबी लाइन होगी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज वाले लोगों की। तो 3rd डोज जो बूस्टर डोज हैं वो मेरे जैसे कई लोगों को शायद टाइम पर ना मिले। उसमें भी अगर गैप आएगा तो फिर क्या हम फिर से फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज की एक नई क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा? ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर हमें बच्चों को भी
वैक्सीनेट करना है। 3 साल 5 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को, स्टार्टिंग में हम 12 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को हम वैक्सीनेट करेंगे, फिर उनको भी सेकंड डोज और बूस्टर डोज देना है। तो यू कैन इमेजिन कि कैसे ये काम जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी पाइल बनती जा रही है। तो आई एम नॉट श्योर कि सरकार इसको लेकर क्या काम कर रही है। लेट्स होप कि आने वाले समय में हमें हेल्थ मिनिस्ट्री से इसको लेकर कुछ अपडेट देखने को मिले कि सरकार इस प्रकार से चीज़ों को प्लान कर रही है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। अब बात करते हैं फार्म लोन वेवर के बारे में। ये पायोनियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राजस्थान से ये रिपोर्ट आ रही है कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये ऑर्डर दिया है कि वे किसान जो अपनी लोन को वापस पे नहीं कर पाए हैं, इन किसानों की ज़मीनों को ऑक्शन किया जाए, इनकी नीलामी की जाए, और इस नीलामी से जो पैसे आते हैं, ये पैसे जो हैं उससे बैंक के जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं या फिर बैंक को जो लोन पे करनी है इन किसानों को, ये लोन जो है वो पे की जाए। ये सरकारी बैंक्स की बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब एक किसान जो होता है हमारे देश में, लगभग 85% जितने किसान ऐसे हैं जिनको आप मार्जिनल और स्मॉल फार्मर कहते हैं, उनके पास बहुत ही एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है। ये ज़मीन का टुकड़ा जो है ये उनकी इकलौती एसेट है। ये अगर एसेट चली गई है तो उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो क्या ये स्टेप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उठा रहा है, क्या ये एक सही स्टेप है? क्या इसमें सिर्फ किसानों का ही कसूर है? द आंसर इज नो। राजस्थान की बात करें तो जब यहाँ पर इलेक्शन का माहौल चल रहा था, 2018 असेंबली इलेक्शंस की बात है, तो उस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब ने यहाँ के किसानों को ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो स्टार्टिंग के 10 दिनों के अंदर ही उनको फार्म लोन वेवर दिया जाएगा। यानी कि उन्होंने जो लोन ली हैं खेती बाड़ी के लिए उसको वेव किया जाएगा। वेव यानी कि लोन माफ की जाएगी। कितना वक्त हो चुका है? 2.5 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। कांग्रेस की सरकार की हाफ टर्म से ज़्यादा वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी ये जो एक वादा किया था, इस वादे को फुलफिल नहीं किया गया है। और फाइनली बर्डन किसके ऊपर डाला गया? किसानों के ऊपर। और यहाँ पर क्या मैं एंटी कांग्रेस बात कर रहा हूँ? नो, ये सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही है, भाजपा ने भी ये किया है, समाजवादी पार्टी भी ये कर रही है। अलग अलग पार्टीज़ को अगर आप देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल हम कुछ ही पार्टीज़ के ले रहे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि सभी पार्टीज़ ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस प्रकार की प्रोमिसेस जो हैं वो की हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं फार्म लोन वेवर के ऊपर कि ये फार्म लोन वेवर जो हैं ये पॉलिटिकल स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है। इसका कोई फ़ायदा जो है वो छोटे किसानों को नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 की बात है जब नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनकी लोन जो है वो वेव की जाएगी और उनको फ्रेश क्रेडिट जो है वो 0 इंटरेस्ट रेट पर दी जाएगी। तो क्या ये प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल की है? द आंसर इज़ नो। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी दूसरे बड़े बड़े राज्य हैं, छोटे बड़े सभी राज्यों ने इस प्रकार की लोन वेवर का वादा किया, लेकिन आज भी ये प्रोमिसेस जो हैं वो फुलफिल नहीं की है। We need to ponder over the implications of such a reckless trend for various stakeholders, including the state, exchequer, center, and banks, especially public sector banks. पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल नेता जो हैं वो आकर कहते हैं कि फार्म लोन वेवर मिल जाएगा, लेकिन इसकी इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कैसे होगी? इसकी इम्पैक्ट स्टेट गवर्नमेंट और उनके जो खजाना है उसके ऊपर कैसे होगी? बैंक्स, खास करके गवर्नमेंट बैंक्स की सिचुएशन कैसी हो जाएगी फार्म लोन वेवर से? क्या इसके बारे में हम सोच रहे हैं? क्या इसके बारे में किसान सोच रहे हैं? क्या इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टी सोच रही हैं? नहीं, वो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और फिर भुगतना जो है वो इवेंचुअली बैंक्स को ही भुगतना पड़ता है। और जब बैंक्स का एनपीए बढ़ जाता है तब इसकी इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, इसकी इम्पैक्ट सर्विसेज के ऊपर, इसकी इम्पैक्ट स्टूडेंट लोन्स के ऊपर, हर
क्षेत्र को इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। बैंक्स का जो काम होता है वो ये भी होता है कि बैंक्स जो है एक प्रकार से फाइनेंस या फिर आप कह सकते हैं मनी, पैसों का काम जो है, मनी जो है, उसका काम एक प्रकार से ल्यूब्रिकेशन का है। जैसे एक आपके मोटरसाइकिल या फिर कार का जो इंजन है उसमें हम इंजन ऑयल डालते हैं, तो वो जो पिस्टन्स हैं, जो आपका सिलेंडर है और बेसिकली जो आपका पिस्टन है और आपका इंजन जो है उसको ल्यूब्रिकेट रखता है ताकि इंजन जो है वो स्मूथली काम करे। सेम काम होता है पैसों का कि इकोनॉमी को ल्यूब्रिकेंट रखता है। लेकिन जब बैंक्स के पास ही पैसे नहीं रहेंगे, लेट्स से कि एक बैंक के पास 1 करोड़ रुपए थे लोन देने के लिए, जस्ट अ रफ एग्जांपल, राइट। अब इसमें से 10 लाख रुपए जो हैं बैंक ने किसानों को दिए, 50 लाख रुपए जो हैं वो बैंक ने इंडस्ट्रीज़ को दिए हैं, इसमें से 20 करोड़ रुपए जो हैं वो बैंक ने सर्विसेज के लिए दिए हैं, और बाकी के जो बच जाते हैं 20 करोड़, राइट, दिस इज़ 50 + 20 70 80, तो 20 करोड़ जो हैं वो अलग अलग हाउस होल्ड, फिर एजुकेशन लोन एक्सेट्रा के लिए दिए हैं, लेट्स से। अब इस 1 करोड़ में से मान लेते हैं कि ये 10 करोड़ रुपए जो हैं वो अब वापस नहीं मिलेंगे। 50 में से आपको सिर्फ 40 ही मिलेंगे, यहाँ से भी 10 नहीं मिलेंगे, यहाँ से 5 नहीं मिलेंगे और यहाँ से 5 नहीं मिलेंगे, तो 10 10 + 10, तो 30 लाख रुपीस जो हैं उसका आपको डायरेक्टली एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या फिर बैड डेप हो गया। आपके 1 करोड़ जो आपका कैपिटल था बैंक का, इसमें से 30 लाख रुपीस आपको वापस मिलेंगे नहीं। तो अब बैंक के पास कितने पैसे रहे? 70 लाख, राइट। अब क्योंकि बैंक को यहाँ पर 30 लाख रुपए का नुकसान है, तो बैंक क्या करेगी, ये 70 लाख रुपीस के ऊपर इतना इंटरेस्ट लगाएगी जिससे ये 30 लाख रुपए वो रिकवर कर पाए। तो अब होगा ये कि जो जेन्युइनली लोन पे कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। कोई स्टूडेंट जब बैंक लोन लेने के लिए जाएगा एजुकेशन के लिए, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि बैंक के पास पैसे कम हैं। ज़्यादा जब पैसे थे तब बैंक लोअर इंटरेस्ट में दे रही थी, लेकिन अब बैंक के पास पैसे कम हैं, उनको नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान को रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। तो हम सभी को जो जेन्युइनली लोन पे करते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो लोन नहीं लेंगे, और लोन नहीं लेंगे तो फिर वो अपना बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा जॉब्स जनरेट नहीं होगी और पूरी इकोनॉमी को इसकी इम्पैक्ट जो है वो भुगतनी पड़ती है। दूसरी चीज़ कि जब हम ये एक आदत डाल देते हैं कि आप लोन ले लीजिए, किसानों को, बहुत सारे किसानों को ये आदत हो चुकी है कि आप लोन ले लीजिए, लोन को थोड़े थोड़े आप इंस्टॉलमेंट्स पे कीजिए, सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब इलेक्शन आएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपको लोन वेवर ऑफर कर देगी। तो आपने 5 लाख रुपए की लोन ली है, आपने वो पैसे अपने पास रखे, थोड़े बहुत पैसे आपने पे किए, लेट्स से 50,000 जितने आपने इंस्टॉलमेंट्स पे किए, और पॉलिटिकल पार्टी फिर फार्म लोन वेवर डिक्लेयर कर देगी, तो 4,50,000 रुपये जो हैं वो आपके घर के हो गए, आपको वो पे नहीं करने हैं। ये कितनी बुरी आदत हम हमारे किसानों को डाल रहे हैं, और ये क्या सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं कि आप लोन लीजिए और आप पे ना करेंगे तो भी चलेगा। अब किसानों की वजह से इंडस्ट्रीज़ ने भी, सर्विस सेक्टर ने भी ये डिमांड की है कि हमें भी आप लोन वेवर दीजिए। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक क्षेत्र को अगर लोन वेवर दिए जाएंगे तो फिर बैंक्स ऑपरेट कैसे कर पाएंगी, और फिर हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी हो जाएगी। फार्म लोन वेवर तभी दिया जाना चाहिए जब या तो बहुत ज़्यादा सूखा है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी आ गया, या फिर बाढ़ आ गई है, या फिर कोई पेस्ट अटैक हो गया, कीटों ने अटैक कर दिया है और ज़्यादातर किसानों का अगर नुकसान हो गया, तो ऐसे समय पर आप फार्म लोन वेवर दे रहे हैं तो ये बात समझ में आती है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी फार्म लोन वेवर का वादा करके चले जाते हैं और फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो किसान जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर जो सरकार है उसकी जो भी प्रॉमिस है उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और फिर पता चलता है कि ना तो उनको पैसे मिल रहे हैं, ना तो बैंक को मिल रहे हैं, और हर किसी का यहाँ पर नुकसान ही हो रहा है। तो वी नीड टू स्टॉप दिस डेंजरस हैबिट। ये एक बहुत ही डेंजर हैबिट जो है, और लोगों को भी समझना चाहिए कि ये सारे बड़े बड़े वादे जो पॉलिटिशियंस करते हैं ये वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और इससे हम सभी को, आज आपको थोड़ा बहुत पैसों का, कैश का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में आपका ही नुकसान होगा।
आरबीआई की एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने स्टडी की थी 2016-17 में और पता चला कि लार्ज फार्मर्स विद होल्डिंग ओवर 10 हेक्टर्स गॉट अवे विथ 41% ऑफ क्रॉप लोन इवन एज दे अकाउंट फॉर मेयर 0.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स। जो टोटल फार्मर्स हैं जिसके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा ज़मीन है, ऐसे 0.6% जितने हैं, लेकिन वो कितने पैसे लेकर चले जाते हैं या फिर उनको कितना लोन का चंक मिलता है? 41%। जो टोटल किसानों को लोन दी जाती है उसमें से 41% लोन जो है ये बड़े किसान ले जाते हैं। फिर 2 से 10 हेक्टर वाले जो सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स हैं तो उनके पास कुछ 59% जितनी लोन जो है वो उनको मिल जाती है, राइट। और बात करें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की तो देखिए उनके पास तो बैंक का एक्सेस ही नहीं है। तो फार्म लोन वेवर जो है वो टेक्निकली भी किनको मिलती है पता है? जिनके पास, जिन्होंने फॉर्मल लोन ली है। अगर एक छोटे किसान ने बैंक से लोन ली है तो ही उसको फार्म लोन वेवर मिलेगा। अगर आपने अपने रिश्तेदार से पैसे लिए हैं तो फिर फार्म लोन वेवर आपको नहीं मिलेगा। और ये बड़े बड़े जो किसान हैं वो क्या करते हैं, और ये आरबीआई का रिपोर्ट कहता है कि बड़े किसान जो हैं वो, क्योंकि ये फार्म लोन जो होती है उसके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि अगर 5% आपको इंटरेस्ट पे करना है तो इसमें से 2% जो है वो सरकार पे कर देगी, तो आपको सिर्फ 3% ही पे करना है, 2% जो है वो गवर्नमेंट पे कर देगी। तो मान लीजिए कि आपको 3% पर जो पैसे मिल रहे हैं ये पैसे बड़े किसान बैंक से लेते हैं और छोटे किसानों को 5% या फिर 6% या फिर इससे भी ज़्यादा रेट पर दे देते हैं। और इवेंचुअली इनकी ज़मीन भी, ये छोटे किसान की ज़मीन भी बड़े किसान के पास आ जाती है। तो इस प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन भी मार्केट में चल रहा है। The study also brings out that in several states the quantum of crop loan was higher than the value of agri input. अब ये क्रॉप लोन क्यों दी जाती है? ताकि आप एग्री इनपुट्स को खरीद सके। आपको ट्रैक्टर चाहिए, आपको सीड चाहिए, आपको फर्टिलाइज़र चाहिए, जो भी इनपुट्स हैं उसके लिए फार्म लोन दी जाती हैं। लेकिन कई राज्यों में ऐसा हुआ कि फार्म लोन की जितनी आवश्यकता होनी चाहिए उससे ज़्यादा लोन जो है वो किसानों को दी जाती है। तो ये बाकी के पैसे जो हैं वो नॉन फार्म यूजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि ये फार्म लोन वाली जो आदत एक है या फिर ये फार्म लोन वाला जो इश्यू है उसको ख़त्म करने के लिए वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस फार्म लोन मेंटालिटी। और ऐसी अनहेल्थी प्रैक्टिसेस जो हैं वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ना तो बैंक्स के लिए हेल्थी है। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि छोटे से छोटा किसान हो उसको फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस मिले और क्रॉप इंश्योरेंस जो हैं वो हर एक किसान को मिले। बहुत सारे किसानों को आज भी क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस नहीं है। हमारे देश में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, कितनी सारी चैनल्स हमने स्टार्ट कर दी हैं, मोबाइल ऐप आ चुके हैं, लेकिन आज भी वो अवेयरनेस जो है वो नहीं है। तो राइट कम्युनिकेशन के माध्यम से हमें किसानों को समझाना होगा कि ये ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। कई बार तो ये भी होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी ये फेस करते हैं कि इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी स्कीम किस चीज़ के लिए है। तो इट इज़ बेटर कि लिमिटेड स्कीम्स हो, लेट्स से कि 5 स्कीम्स हों, ये पूरे देश में 5 स्कीम्स हों और पांचों की 5 स्कीम्स जो हैं वो मेन जो चीज़ है जैसे कि इंश्योरेंस, क्रेडिट, राइट, इनपुट, ये सारी चीज़ों को कवर कर लें। या फिर एक ही स्कीम हो और एक स्कीम के तहत ये सारी चीज़ें कवर हो जाए, ताकि अलग अलग स्कीम अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और अलग अलग जगहों पर से संभाली जा रही है, ऐसी सिचुएशन ना हो। तो या तो हम ये करें वन नेशन वन स्कीम, कि हर एक किसान के लिए, हर एक राज्य के अलग अलग किसानों के लिए एक स्कीम, इसमें एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, ऐसा हमें कुछ सोचना पड़ेगा। मैनेजिंग द प्लान, इंडियन एक्सप्रेस। मंडे की बात है जब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक प्लान जो है वो अनाउंस किया है, और ये हैं नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ जितने वैल्यू की एसेट्स जो हैं वो 4 सालों के लिए लीज पर प्रोवाइड करेगी, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो ये एसेट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बदले में उनको कुछ पैसे जो हैं, एक प्रकार का रेंट जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार का ये लक्ष्य है, उनको ये लग रहा है कि
इस फाइनेंशियल ईयर जो है उनको 88,000 करोड़ जो हैं वो इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में से मिलेंगे. At its core, the idea is to lease out brownfield projects proceeds from which can be used to finance greenfield projects. ये brownfield और greenfield आपने कई बार सुना होगा. What is brown and what is greenfield? Brownfield यानी कि let's say कि आपकी ऑलरेडी एक फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री में अगर आप कोई इंप्रूवमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड. और अगर आप नए से एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, राइट, फ्रॉम स्क्रैच, आप नई फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीनफील्ड. बहुत ही सिंपल है. तो एक जगह पर रास्ता नहीं है तो वहाँ पर अगर आप नया रास्ता बना रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीनफील्ड. एक रास्ता है और उसको अपग्रेड कर रहे हैं तो दैट विल कम अंडर ब्राउनफील्ड कैटेगरी. ओके. तो सरकार का प्लान ये है कि जो उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या फिर उनके पास जो एसेट हैं, तो ऐसी एसेट्स को लीज पर दिया जाएगा और उस लीज के जो पैसे आएंगे उन पैसों का इस्तेमाल नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें ऑनरशिप जो है ये सरकार की ही रहेगी, मालिकी जो है वो सरकार की रहेगी, और जो ऑपरेशनल रिस्क है वो प्राइवेट प्लेयर्स को उठाना पड़ेगा. कि आप लेट्स से कि कोई एक ट्रेन है, तो 5 सालों के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने उस ट्रेन को हायर कर लिया कि वो जो ट्रेन है A to B लोकेशन पर चलेगी, तो ये ट्रेन ऑपरेट जो है ये प्राइवेट कंपनी करेगी. ट्रेन की मालिकी जो है वो सरकार की है, लेकिन ये 5 सालों के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक रेंट या फिर लीज की जो अमाउंट है वो पे करनी पड़ेगी हर साल, और बाकी आप जो चाहे वहाँ पर जितना सामान ले जाना चाहते हैं वो ले जा आ सकते हैं. तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल. तो ऐसे रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, राइट. पावर अकाउंट की बात करें तो 65% जितने ऐसे रोड, रेल और पावर, ये 3 ऐसे क्षेत्र है जिसमें 65% जितना पैसा जो है सरकार को इसमें से मिलेगा, या फिर ये जो पूरा प्रोग्राम है उसमें 65% ये 3 क्षेत्र कवर करते हैं. इसके अलावा टेलीकॉम, एविएशन, माइनिंग, वेयर हाउसिंग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एसेट्स भी इसमें कवर किए गए हैं. इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है. रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस प्रकार के बनाने होंगे जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हम कर पाएँ इन्वेस्टर्स को, और प्राइवेट प्लेयर्स के या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो इश्यूज़ हैं ये इश्यूज़ इसमें रिफ्लेक्ट ना हो. ये भी चीज़ सरकार को सुनिश्चित करनी होगी कि प्लग एंड प्ले जैसी सिचुएशन होनी चाहिए. The recent experience of Indian Railways when it invited private players to run passenger trains has not been encouraging. हाल ही में जो इंडियन रेलवेज़ ने पैसेंजर ट्रेन्स जो हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को सौंपने की बात बताई, तो इसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर्स आए और उसमें से एक प्लेयर जो है वो गवर्नमेंट एंटिटी थे. तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऐसी स्कीम्स में पार्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिर बन जाती हैं, और सिंप्लीफिकेशन ही इसका एक आंसर है, एक सॉल्यूशन है. दूसरी चीज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, स्टेट्स भी यही चीज़ कर सकती हैं. स्टेट्स के पास भी बहुत सारी ऐसी एसेट्स हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स को लीज आउट की जा सकती हैं, और ज़्यादातर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं यानी कि जो नए प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें राज्यों में होती हैं, तो राज्य सरकारों का ऑन बोर्ड आना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा. तो लेट्स होप के सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये मिलकर, स्टेट्स भी अब इस प्रकार की कोई स्कीम निकालेंगे, अलग अलग राज्य निकालें, और इससे अगर चीज़ों को ऐसे ही एसेट्स जो ऐसी खाली पड़ी हुई हैं या फिर ऐसी एसेट्स हैं जिसका अच्छा इस्तेमाल प्राइवेट प्लेयर्स कर सकते हैं तो हमें उनको दे देना चाहिए. ये सभी के हित में होगा. तो ये नया नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. गवर्नमेंट ने 626 लोगों को अफ़गानिस्तान से इवैक्यूएट किया. इसमें से 228 इंडियन लोग हैं. भारत की पहली mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को DCGI का अप्रूवल मिल चुका है 2nd और 3rd फेज़ के लिए, ट्रायल्स के लिए. कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो 59.47 करोड़ का मार्क हमने क्रॉस किया है. JP नड्डा साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उन्होंने यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे साहब को गिरफ्तार किया है. NSA अजीत डोवाल साहब ने 11th ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग को अटेंड किया, होस्ट किया. इनफैक्ट भारत ने इस मीटिंग को होस्ट किया, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस किया है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में ये कहा है कि स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान लिंक्ड टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन, पूरे रीजन की पीस एंड सिक्योरिटी के लिए अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई संजीवनी कंडक्ट्स ओवर 1 करोड़ टेली कंसल्टेशंस। Government to launch e-Shram portal, national database on unorganized workers on 26th August. पाकिस्तान को IMF की तरफ से 2.75 बिलियन की एक लोन मिली है और WHO का कहना यह है कि अफ़गानिस्तान के पास कुछ 1 हफ्ते जितनी मेडिकल सप्लाईज फ़िलहाल हैं। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है मालाबार एक्सरसाइज। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, कीप ऑन डूइंग दैट। और आज का प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको लगा होगा, महसूस हुआ होगा जो मुझे कोल्ड है, आई गॉट कोल्ड, थोड़ी बहुत सर्दी हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये बढ़ रही है। तो फिलहाल आई एम फीलिंग गुड, आई स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन एज वेल, लेकिन सर्दी एक ऐसी चीज़ है जिसको थोड़ा वक्त लगता है। तो आज मेरी शायद आवाज़ उतनी सही नहीं है, स्पीड शायद स्लो है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आई एम नॉट श्योर आप इसको महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल थिंग दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम। होपफुली 1-2 दिन में सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी एंड आई विल बी बैक विथ माई फुल पोटेंशियल। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।